लग रहा था जैसे शिकायतें उसके सुंदर चेहरे को तकलीफ दे रही हैं। वो नहीं जानती थी कि क्यों, लेकिन जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे एक मुलाकात में ही एक नहीं कई बार ठेस पहुंचाई, लेकिन वो उसे मनाई जा रही थी, वो भी उस इंसान को जो उसकी सराहना तक नहीं करता। शिवम को उसकी बात की कदर नहीं थी। इस बात पर शीतल को गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे उसकी ये हिम्मत और ईमानदारी अच्छी भी लग रही थी। दोस्ती? शिवम ने उपहास किया और शीतल को भाव शून्यता से देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरी दोस्ती के काबिल हो? क्या क्या कहा तुमने? शीतल ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी की और शिवम की ओर ऐसे देखा जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। वास्तव में वो पहला लड़का था जिसने ये कहने की हिम्मत की कि कुमार परिवार की सुंदर और बुद्धिमान मिस शीतल कुमार उससे दोस्ती करने के लायक नहीं थी। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? कुमार परिवार की हैसियत और ताकत का अंदाजा है आपको? क्यों मौत को बुलावा दे रहे हैं? आपने वाकई में ये कहने की हिम्मत की कि मोहतरमा शीतल कुमार आपकी दोस्ती के लायक नहीं है? साहब सर ने गुस्से में कहा। शीतल को यकीन नहीं आ रहा था कि शिवम गांधी जैसे इंसान ने वास्तव में उसके सामने इतना अभिमानी होने का साहस किया है। तुम वाकई में अव्वल दर्जे के बेवकूफ हो। शीतल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इस आदमी को पकड़ लो, यहां से जाने ना पाए। अब मुझे इसे सबक सिखाना है, शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। काले कोट वाले दोनों आदमी जो दरवाजे की रखवाली कर रहे थे जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर की ओर दौड़ पड़े। शिवम के पीछे करीब 1 मीटर दूरी पर खड़े रहकर उन्होंने उस पर पिस्तौल तान दी। उन दोनों के चेहरे पर भाव ठंडे थे। वो बंदूकें निशाने पर रखने के तरीके से बहुत परिचित थे। शीतल ने फिर एक गहरी सांस ली और शिवम को ठंड से देखा। उसके कंधे थोड़े कांपने लगे। शिवम की हरकतों से वो बहुत गुस्से में थी। मैं तुम्हारे लिए जिंदगी बनाने का एक ऑफर लेकर आई थी, पर तुमने तो मौत मांग ली। शीतल ने उपहास किया और कहा, अभी इसी वक्त शीतल कुमार से माफी मांगो। शीतल ने ऊंची और गुस्से भरी आवाज में कहा। काले कोट वाले दोनों आदमी और साहब सर उसकी आवाज सुनकर जरा कांप गए। उनके चेहरे से दिख रहा था आज यहां कुछ बड़ा होने वाला है। क्या शिवम शीतल से माफी मांगेगा या उसका ऑफर स्वीकार कर लेगा? क्या शीतल के दिमाग में शिवम के लिए कुछ और है? शिवम ने शीतल को गुस्से में कांपते हुए देखा और दिलचस्पी से कहा, मैंने तुम्हारा ऑफर और तुम्हारी दोस्ती दोनों अस्वीकार कर दी। तुम्हें गुस्से से ज्यादा शर्मिंदगी है ना? ये कहते हुए उसने अपने पीछे बंदूक ताने खड़े उन दोनों हत्यारों की बिल्कुल परवाह नहीं की। उसने जो कहा उसमें खरी सच्चाई थी। शिवम को दोस्त बनाना पसंद नहीं था। उसे दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उसे इस लायक लगा हो। तुम? शीतल ने शिवम को और ज्यादा गुस्से से देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके आत्मसम्मान को एक के बाद एक ऐसी निर्दयता से ठेस पहुंचाता जाएगा। उसे इस बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था कि अपने ऊपर बंदूक तनी होने के बावजूद उसमें इतनी हिम्मत थी। उसके चेहरे और हाव भाव में इतनी शांति थी। क्यों बेवकूफियां किए जा रहे हो तुम? मरने वाले हो तुम। शीतल शिवम की ओर देखे जा रही थी। उसकी आंखों में कौतूहल था। ऐसा अजीब लड़का उसने कभी नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि शिवम के दिमाग में चल क्या रहा है। वो थोड़ी अतीत में डूब गई। अमीर और शक्तिशाली परिवार से होने का दावा करने वाले कितने लड़के उसने देखे जो डरपोक थे। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की जिससे उसे नाराजगी हो। उन्होंने शिवम की तरह जिद्दी, सख्त और घमंडी होने का भी कभी साहस नहीं किया। लेकिन ये शिवम सर पे मौत नाच रही है, फिर भी न उसकी आंखों में डर का नाम था, न चेहरे पर शिकन। उसने निडर भाव से कहा, अपने आदमियों से हटने को कह दो। अभी जो भी हुआ मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि तुम एक लड़की हो। शीतल ने अपने लाल होंठों को अपने हाथ से ढक लिया और हंस पड़ी। उसने महसूस किया कि शिवम बहुत ही मजाक किया है। शिवम, मुझे लगता है तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है ना? वो उसके आत्मविश्वास को समझ ही नहीं पा रही थी। मैंने सोचा था कि तुम संग्रह की दुनिया में एक मास्टर हो,
लेकिन उसके लिए तो दिमाग चाहिए। पता नहीं तुमने धरोहर हाउस में वो सब कैसे किया। मोहतरमा, हमारी समझ से तो हमें इन जनाब से ना बात करने की जरूरत है ना इनकी सराहना करने की। मूर्ख है ये, साहब सर ने गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा। हमें तो इनकी दिमागी हालत पे धरोहर हाउस में ही शक हुआ था। बिना सोचे समझे चीनी मिट्टी की बोतलों का जोड़ा तोड़ दिया, बिना निरीक्षण किए अंदाजा लगा लिया कि वो नकली है। ये हुनर नहीं, ये पागलपन है। शीतल मुस्कुरा रही थी। उसने संदेह से पूछा, हो सकता है मैंने आपको सावधानी पूर्वक योजना बनाने के लिए कहा था। शायद इस बेवकूफ को पता लग गया और इसने मौके पर चौका मारने की सोची होगी। ये बहुत मजेदार है। हाँ, हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो, साहब सर ने गंभीरता से कहा और अपना सिर हिलाया। हमें तो लगता है कि हम किसी छिपे हुए विशेषज्ञ से मिल रहे हैं। इनका कौशल देखकर तो हम चौंक गए थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतने बड़े मूर्ख निकलेंगे। शीतल ने अचानक मुस्कुराना बंद कर दिया और दोनों काले कोट वाले आदमियों को लापरवाही से आदेश दिया, नंबर 6 और नंबर 7, तुम दोनों इसे नीचे ले जाओ और एक अच्छा सबक सिखाओ, फिर उसे सड़क के किनारे फेंक देना। उसने अपना हाथ लहराया और कहा, जैसे कि उसने रुचि ही खो दी हो। उसने शुरू में सोचा था कि वो किसी दिलचस्प लड़के से मिली है, इसलिए उसने शिवम से इतनी बात की थी। अब उसे लग रहा था कि ये वाकई कोई दिमागी बीमारी वाला इंसान है। वो महसूस कर रही थी कि शिवम की स्थिति दरअसल दयनीय है। उसके घर पे न केवल उसकी पत्नी, सास, ससुर उसे नीचा दिखाते थे, बल्कि वो एक ऐसी दिमागी समस्या से जूझ भी रहा था। कुमार परिवार की बेटी के रूप में उसे ऐसे इंसान से बहस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने शिवम में रुचि खो दी और ऊब गई, एक चौंकाने वाला दृश्य हुआ। नंबर 6 और नंबर 7, ये दो निर्दयी हत्यारे अचानक जमीन पर गिर पड़े। यहां तक कि उनकी बंदूकें भी शिवम के पैरों के नीचे आ गई। क्या चल रहा है? शीतल बेहद हैरान दिख रही थी। उसने स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि क्या हुआ। उसने केवल शिवम को पीठ के पीछे अपना हाथ हिलाते हुए देखा था। एक पल में नंबर 6 और नंबर 7 को लगा जैसे वो बिजली की चपेट में आ गए हों। वो डर से करा उठे और जमीन पर गिर पड़े। लेकिन सवाल यह था कि शिवम ने मुड़कर भी नहीं देखा। उसने दोनों आदमियों पर नजर तक नहीं डाली थी। उसने ये कैसे किया? शिवम अब भी अपनी जगह से नहीं हिला। उसने मुस्कुराते हुए शीतल को देखा। शिवम के हाव भाव को देखते हुए शीतल के हाव भाव बदल गए। वो पूरी तरह चौंक गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि नंबर 6 और नंबर 7 कितने मजबूत हैं। वो दोनों जुड़वा और अनाथ थे। उन्हें दक्षिणी भारत के एक हत्यारे संगठन ने बचपन से ही गोद लिया था। उन्होंने तगड़ा मानव शरीर प्रशिक्षण प्राप्त किया था। जब वो 16 या 17 वर्ष के थे, तब उन्हें एक सुनसान द्वीप पर छोड़ दिया गया था। उन्होंने दुनिया भर के अनाथों से क्रूर तरीके से लड़ाई लड़ी और वहां के किंग बन गए। क्रूर द्वीप पर जिंदा बचने के बाद उन्होंने मिशन को अंजाम देना शुरू कर दिया। बाद के कुछ वर्षों में उन दोनों ने अफ्रीका की यात्रा की और बंदूक के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के लिए संघर्ष किया। वो अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों की दुनिया के राजाओं में से 2 थे। जब से उन्होंने शीतल के लिए काम करना शुरू किया, उन्होंने शीतल के कई मुश्किल मामले सुलझाए। यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में नंबर 6 और नंबर 7 के फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन आज ये दोनों वास्तव में शिवम से हार गए थे, जो कि उनकी नजर में एक साधारण इंसान था। आपने मोहतरमा के कीमती आदमियों को छूने की हिम्मत की? साहब सर भी दंग रह गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो जागते हुए सपना देख रहे हैं। वो हैरान और गुस्से में थे। आप इस गलतफहमी में न रहें कि मात्र घूंसे और लातों के बल पर यहां से जीत कर जा सकते हैं। हम नीचे जाएंगे और अंगरक्षकों को बुलाएंगे, साहब सर ने गुस्से में कांपते हुए कहा। वो अचानक दरवाजे की तरफ दौड़े। वो जल्द नीचे पहुंचकर किसी को बुलाना चाहते थे ताकि शिवम को सबक सिखा सके। तब तक साएं की आवाज आई। शिवम ने 1/4 सेकंड के अंदर अपने पैरों के नीचे से एक बंदूक उठाई थी और साहब सर की तरफ फेंकी। वो घूमती हुई गई और उनकी गर्दन पर जा लगी। साहब सर को जैसे बिजली का एक जोरदार झटका लग गया। उनका शरीर अचानक अपाहिज हो गया और वो जमीन पर गिर पड़े। शीतल का मुंह अविश्वास से खुल गया। उसने शिवम की तरफ देखा।
उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा आदमी कुछ और ही था। वो निश्चित रूप से साधारण नहीं था। उसे लगा जैसे करंट की एक ठंडी लहर उसकी पीठ के ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। वो अपनी जगह जैसे जम गई। शिवम ने उसे देखा, मुस्कुराया और आराम से पॉकेट में हाथ डाले उसकी तरफ चलकर आने लगा। क्या चाहते हो तुम? शीतल ने घबराते हुए कहा। उसकी अभिव्यक्ति एकदम बदल चुकी थी। वो खौफ में सहमी हुई थी। देखो देखो, मेरे पास मत आओ। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं चिल्लाऊंगी। डर से शीतल का चेहरा लाल हो गया। कमरे में केवल 2 ही बचे थे। वो नहीं जानती थी कि शिवम उसके साथ क्या करना चाहता है। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के चारों ओर लपेट लिया और उसका शरीर कांपने लगा। वो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। देखो शिवम, कोई बेवकूफी मत करना। हाँ, मैं कुमार परिवार से हूँ, शीतल कुमार। अगर तुमने मेरे साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगी। शीतल ने अपने दांत पीस लिए और उसे धमकाने की कोशिश की। वो ताकतवर होने का दिखावा करना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज नर्म थी और उसका आत्मविश्वास खत्म हो चुका था। शिवम को जैसे उसकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो आगे बढ़ता जा रहा था। शीतल ने अचानक अपना सर नीचे किया और अपनी नजरें झुका ली। वो शिवम को सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। शिवम ने अपना एक हाथ पॉकेट से निकाला, फिर अपनी पतली मध्यमा उंगली को बाहर निकाला और उसे शीतल के जबड़े पर दबाते हुए उसका सर ऊपर उठाया। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम ये समझ लो कि तुम अकेला मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, शिवम ने शांति से कहा। शीतल का चेहरा सेब की तरह लाल था। शिवम का हाव भाव और उसने जो बात कही वो बहुत आक्रामक थी। उसने हद पार कर दी थी। गुस्से में उसके गुलाबी गाल फूल गए थे। उसने क्रोध में शिवम को देखा। उसका शरीर अब भी कांप रहा था, लेकिन गुस्से में कुमार परिवार की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करने की किसकी हिम्मत हो गई? कौन है ये? उसे छूना तो दूर, अगर कोई आदमी उस पर इस तरह इशारा करने की हिम्मत भी करता तो उसका हाथ काट दिया जाता। शिवम ने पहली बार शीतल के मूल ठंडे और अद्वितीय रूप को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गुस्से में बदल गई थी। उसे महसूस हो रहा था कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वो डर भी रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो कोई छात्रा है जिसे उसके टीचर ने गलती करने पर लेक्चर सुनाया हो, क्योंकि वो दिखने में अपनी उम्र से कहीं छोटी थी और अंदर से अब भी बच्चों जैसी थी। मैंने तो सोचा था तुम एक ताकतवर अविश्वसनीय महिला हो पर तुम तो सिर्फ एक छोटी बच्ची हो। ये कहते हुए शिवम मुस्कुराया और बाहर जाने के लिए पलटा। उसकी बात सुनकर शीतल शर्म से लाल हो गई। ये बहुत शर्मनाक था। तुमने मेरा फायदा उठाया? तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की? शीतल को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो उठी और गुस्से से चिल्लाई, शिवम, शिवम मत जाओ, वहीं रुक जाओ और जवाब दो। लेकिन शिवम पहले ही उसकी आंखों से ओझल होकर नीचे जा चुका था। शीतल वापस अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी अभिव्यक्ति अनिश्चित रूप से बदल रही थी। वो अपनी ठुड्डी के नीचे उंगली रखकर बैठ गई, जैसे गंभीरता से कुछ सोच रही हो। उसने सच में मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत की? शीतल ने कड़वाहट से कहा, लेकिन उसे अचानक याद आया कैसे शिवम ने अपनी उंगली उसके जबड़े पर रखी उसके चेहरे को ऊपर उठाया था और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। छी! शीतल ने अपनी छोटी सी हथेली की मुट्ठी बनाकर गुस्से में हवा में चलाई। उसने घृणा से अपने दांत पीस लिए। वो गुस्से से कांप रही थी। चेहरे पर हाथ लगाना तो दूर, कोई लड़का आज से पहले उसके बगल उसे छूकर गुजरा भी नहीं था। शीतल बचपन से ही मर्यादा पसंद और शालीन व्यक्तित्व वाली लड़की रही है। हर कोई उसका पक्ष लेता, वो जहां भी जाती थी। लोगों का सलूक ऐसा होता था जैसे वो एक शाही राजकुमारी है। साथ ही उसे अपने दादाजी का भरपूर लाड प्यार मिलता। उसे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वो मुझसे नहीं डरता, कुमार परिवार से नहीं डरता? सोचते सोचते शीतल अपने होंठ चबाने लगी। वो समझ नहीं पा रही थी कि शिवम ने उसके प्रति इतनी अहंकारी होने की और उसे छूने की हिम्मत क्यों की। वो कभी क्रोधित होती,
कभी शर्मिंदा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा महसूस कर रही है। उसे वहां बैठे बैठे 10 मिनट हो गए और उसे पता ही नहीं चला। मिस कुमार, आप ठीक है ना? नंबर 6 और नंबर 7 होश में आ गए। शीतल को वहां देख वो चौंक गए और अचानक खड़े होकर उसको नमन किया। मोहतरमा, वो लड़का भाग गया? उसने आपके साथ बुरा व्यवहार तो नहीं किया? साहब सर भी उठे और उन्होंने चिंतित होकर पूछा। नाम मत लो उस आदमी का, मुझे उसके जिक्र पर भी गुस्सा आ रहा है। शीतल ने दबी लेकिन गुस्से भरी आवाज में कहा, मिस कुमार, हम मरने लायक हैं, हम आपकी रक्षा नहीं कर पाए, हमें सजा दीजिए। नंबर 6 और नंबर 7 ने शर्म से कहा। दोनों के चेहरे शर्म से भरे हुए थे। उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया। शीतल के अंगरक्षक के रूप में वो वास्तव में उसकी रक्षा करने में असफल रहे। वो उससे आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे। भूल जाओ, मैं तुम दोनों को दोष नहीं देती। तुम दोनों का कौशल उसके आगे कुछ नहीं। शीतल ने आह भरी और कहा। वो समझ नहीं पा रही थी नंबर 6 और नंबर 7 को पहले से ही हत्यारों की दुनिया में सबसे क्रूर माना जाता था। वो वास्तव में शिवम से इतनी आसानी से हार गए। उस आदमी का बैकग्राउंड कैसा था? शीतल की बातें सुनकर नंबर 6 और नंबर 7 का चेहरा लाल हो गया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और घुटने टेक दिए। मिस कुमार, आपने हमारी जान बचाई। हम इस बार आपका मान रखने में असफल हुए। हम मर जाना चाहते हैं। नंबर 6 और नंबर 7 ने अपने दांत पीस लिए और बहुत असहज महसूस किया। पेशेवर हत्यारों के रूप में जिन्हें बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया था, वो किसी से भी बेहतर जानते थे कि एक हत्यारे की विफलता का क्या मतलब होता है। मोहतरमा, उस आदमी ने आपके आगे काफी अहंकारी होने की हिम्मत कर ली। उसे सबक सिखाना होगा। ये आप हम पर छोड़ दें। हम उसे यहां लाकर आपके आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। साहब सर ने सुझाव दिया। वो शिवम से काफी नाराज थे। शीतल ने कुछ नहीं कहा। उसने कसकर अपने होंठ बंद किए और दांत पीस लिए। उसकी आंखें घृणा से सामने की ओर घूरी जा रही थी। वो आदमी मरने लायक है। साहब सर ने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। मोहतरमा शायद सच में गुस्से में थी। मिस कुमार, मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे और नंबर 7 को ऐसा करने का मौका दें। इस बार हम सावधानी पूर्वक योजना बनाएंगे और उसे मार देंगे। नंबर 6 ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नजर में हत्या का इरादा पहले से ही तय हो चुका था। हालांकि वो जानते थे कि शिवम असाधारण कौशल था और उसे वो हरा नहीं सकते थे। अगर वो विदेशों से हथियार स्थानांतरित करवा के अपने सर्वोत्तम कौशल का उपयोग करना चाहते थे, शिवम के लात घुसे कितने भी भयंकर हो, उन हथियारों से वो जिंदा नहीं बचेगा। उसे मत मारो, शिवम अचानक चिल्लाई। तो मिस कुमार, आप ही ने कहा कि वो मरने लायक है। नंबर 6 और 7 ने एक दूसरे को असमंजस में देखा। उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मोहतरमा, आपका क्या मतलब है? साहब सर ने पूछा। मैंने कहा उसे मारो मत। शीतल की आंखों में एक योजना दिख रही थी। क्या थी वो योजना? अगर शीतल शिवम की जान नहीं लेना चाहती थी तो इससे भी बुरा वो क्या करना चाहती थी उसके साथ? Dear listener, hope you are enjoying this audio series, but the upcoming episodes are locked for today. You can